हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन ईयर्स। तो बेसिकली ये क्लास 11th की बुक से है चैप्टर नंबर 3 अकाउंट्स की बुक से। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होती हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होती हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट फ्रेंड्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वो होते हैं जिनके बेसिस पे आप अपना फाइनेंशियल डेटा प्रिपेयर करते हो, आप अपनी बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करते हो, अपना P&L प्रिपेयर करते हो और अपने सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो। तो बेसिकली ये क्या है, इट रेफर्स टू बेसिक एजम्पशंस। ये क्या होती हैं? एजम्पशंस होती हैं। रूल्स एंड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं विच वर्क्स एज अ बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयरिंग अकाउंट। जो किसके लिए रिकॉर्ड यूज़ करा जाता है? हम उससे रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, और किसके लिए? हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब एवरी एंटिटी, हर एंटिटी को हैव टू फॉलो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, उनका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करना ज़रूरी है। एंड द एंटिटी विच डू नॉट फॉलो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड एंटिटी जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते, एनी ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जो भी आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते, आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज। उनको क्या करना पड़ेगा? उनको रीज़न बताना पड़ेगा कि वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके 11 कॉन्सेप्ट हैं जो हर बिजनेस में यूज़ करने पड़ते हैं, बिजनेस प्रैक्टिस में यूज़ करने पड़ते हैं। फर्स्ट है हमारा फ्रेंड्स गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न आपको नेम से पता चल रहा है, जो चीज़ चल रही हो। गोइंग मतलब चलना, जाना, मतलब जो चीज़ रनिंग में है, ING लगा है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब रनिंग। रनिंग क्या है? अब हम अकाउंट्स की बात करें तो हम ये बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया इस कॉन्सेप्ट के चलते कि बिजनेस, आप कभी भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप ये मान के चलोगे कि आपका बिजनेस इनडेफिनिट टाइम तक चलेगा। आप कभी भी ये मान के नहीं चलोगे कि आप बिजनेस 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में शट डाउन कर दोगे। तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस विल कंटिन्यू इन द नियर फ्यूचर। आपका बिजनेस इनडेफिनिट पीरियड के लिए चलेगा। इट विल नॉट लिक्विडेट। ये बंद नहीं होगा, ये लिक्विडेट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। पीपल में कम एंड गो बट बिजनेस विल नॉट इफेक्टिव। अगर आपकी कंपनी में एम्प्लॉय आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो बिजनेस क्या है? आपका चलता रहेगा। देयरफॉर ऑन परचेज ऑफ मशीनरी, इसी कॉन्सेप्ट के चलते अगर आप कोई मशीनरी खरीदते हो, इफ़ मशीनरी लाइफ इज़ 10 ईयर और मशीन की लाइफ कितनी है आपकी? 10 ईयर है, देन कॉस्ट ऑफ मशीनरी, आपको कॉस्ट ऑफ मशीनरी स्प्रेड ऑन सुटेबल बेसिस फॉर 10 ईयर। आपको कॉस्ट ऑफ मशीनरी क्या करनी पड़ेगी? 10 ईयर्स में उसको स्प्रेड करनी पड़ेगी। एंड नॉट बुकड इन द ईयर ऑफ परचेज। आप ईयर ऑफ परचेज में बुक करके उसको फिनिश नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपको पता नहीं है कि आपका बिजनेस कितना चलेगा। आप ये मान के नहीं चलोगे कि आप 2 साल में बिजनेस बंद कर दोगे, 3 साल में। तो आपका है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि आपका बिजनेस चलता रहेगा। ऐसे ही फ्रेंड्स, आपका सेकंड कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंसी एजम्पशंस। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? कंसिस्टेंसी होता है स्थिर रहना, कोई चीज़ कांस्टेंट है, मतलब बार बार फ्लक्चुएट नहीं हो रही, बार बार चेंज नहीं हो रही। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड, जब आप अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एक बार अडॉप्ट करोगे, शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। आपको वही प्रैक्टिस बार बार अडॉप्ट करनी पड़ेगी, आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। दिस कॉन्सेप्ट हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड मेक इट कंपेरेबल विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर आप कोई भी चीज़ में बार बार चेंज करोगे तो आप क्या कर, प्रीवियस ईयर का डेटा इस ईयर से कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। उसके चलते आपका क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो कंपेरेबल होगा। आप प्रीवियस ईयर से इस ईयर का डेटा कंपेयर कर पाओगे क्योंकि आपने सेम मेथड, सेम प्रैक्टिस अडॉप्ट करी है। फॉर एग्जाम्पल, 2 methods of depreciation are straight line वैल्यू मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आपके डेप्रिशिएशन की 2 मेथड्स हैं फ्रेंड्स। स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड आगे हम डेप्रिशिएशन चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। आपकी 2 मेथड्स हैं एंड बोथ आर एक्सेप्टेबल। आप दोनों मेथड से डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर सकते हो, बट फॉर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है?
एंटिटी हैव टू मेंटेन ओनली वन मेथड फॉर बेटर एंड कंपेरेबल रिजल्ट। एंटिटी एक ही मेथड चूज कर सकती है, क्योंकि अगर वो कभी रिटर्न डाउन वैल्यू करेगी, कभी स्ट्रेट लाइन करेगी, तो वो 2 साल का डेटा या कुछ ईयर्स का डेटा कंपेयर नहीं कर पाएगी। इसीलिए क्या होनी चाहिए, आपके मेथड्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। थर्ड है फ्रेंड्स आपका अक्रूवल एजम्पशन। अक्रूवल बेसिस क्या होता है, और एक होता है कैश बेसिस। कैश बेसिस होता है कि जब आपको कैश मिलेगा, आप पेमेंट करोगे या पेमेंट आएगी, तभी आप रेवेन्यू बुक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अक्रूवल एजम्पशन में क्या कहता है कि आपकी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, कैश आए या नहीं है वो मैटर नहीं करता। एक्रूवल कॉन्सेप्ट मीन्स दैट, ये क्या बोलता है, द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड होंगी, एट द टाइम व्हेन ट्रांजेक्शन हैपन, जब आपकी ट्रांजेक्शन होगी, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। ये नहीं आपको देखना पड़ेगा कि कब आपका सेटलमेंट हो रहा है, जिस दिन आपकी ट्रांजेक्शन होगी उस दिन आपको उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक करना पड़ेगा। आपको सेटलमेंट का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास एग्जाम्पल है, अभी मैं और एक एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको बहुत क्लियर समझ आएगा। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन सेल इज कंप्लीट। रेवेन्यू आप कब रिकॉग्नाइज करोगे, जब आपकी सेल कंप्लीट हो जाएगी, बट नॉट व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड। आप उस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करोगे जिस आपकी पेमेंट मिली। जिस दिन आपने बिल काट के दे दिया, उस दिन आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लोगे, इरिस्पेक्टिव कि आपकी पेमेंट कब आई, आपकी पेमेंट पहले आई, आपकी पेमेंट बाद में आई, वो मैटर नहीं करता। सेकेंड पॉइंट आपका, एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द रेवेन्यू रिलेटेड टू एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड बट नॉट व्हेन द कैश पेड। एक्सपेंस आपको कब रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे, जब आप उससे रिलेटेड रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो आपको एक्सपेंस भी रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे। आपको ये वेट करने की जरूरत नहीं कि आप एक्सपेंस का कैश पे करो। इससे फ्रेंड्स क्या होगा, जब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, उससे रिलेटेड एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करोगे, तो आप ये कंसीडर करके चल रहे हो, इनकम और एक्सपेंस साथ में कंसीडर करके चल रहे हो। इससे क्या होगा, आपका P&L ठीक से बनेगा और एक बेटर पिक्चर भी प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, XYZ कंपनी मेक सेल्स टू ABC। XYZ ने क्या करा, ABC को कुछ सेल करी। सेल ऑन क्रेडिट फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने का क्रेडिट दिया, फॉर ₹50,000। 50,000 की सेल हो गई। अब आपका डेट ऑफ सेल था 21 फरवरी 2021 फॉर ₹50,000। 21 फरवरी को 50,000 रुपये की सेल कर दी। देन अमाउंट रिसीव्ड ऑन 21 अप्रैल 2021। और आपको क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से कब अमाउंट मिलेगा, 21 अप्रैल 2021। बट अकॉर्डिंग टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, रेवेन्यू रियलाइज एट द टाइम ऑफ सेल। आपको सेल की टाइम पे रेवेन्यू रियलाइज करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। आपको ये नहीं देखना कि आपको पेमेंट कम मिला है। आपको क्या करना है, जिस दिन आपकी सेल होगी 21 फरवरी को ही आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना है। तो यही फ्रेंड्स इस प्रिंसिपल का मेन मोटिव है। अब हमारा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं हमारे, ऐसे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी हैं, बेसिकली इसी से मिलता जुलता ही है। फर्स्ट है हमारा अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब है कि आप बिजनेस को और ऑनर को 2 सेपरेट पर्सन ट्रीट करोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिजनेस की कोई ट्रांजेक्शन ऑनर्स की बुक में रिकॉर्ड कर लो और ऑनर की कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड कर लो। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 सेपरेट पर्सन है, बिजनेस एक अलग पर्सन और ऑनर एक डिफरेंट पर्सन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस एंड इट्स ऑनर आर ट्रीटेड एज 2 सेपरेट पार्टी। यहाँ पे आप उनको दोनों को सेपरेट पार्टी ट्रीट करोगे। Every transactions are recorded in the books of accounts from the business point of view and not from the owner's point of view। आप बिजनेस की कोई ट्रांजेक्शन आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करोगे, आप ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखोगे। तो यहाँ पे क्या है, 2 सेपरेट पर्सन हो गए, बिजनेस और ऑनर। अब यहीं पे हमारा एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस कैपिटल। प्रोप्राइटर है जो ऑनर है, वो बिजनेस में कैपिटल लेके आए, पैसा लेके आए। कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो आप इसको एज अ बिजनेस में जब कैश आता है ना, वो उस तरीके से रिकॉर्ड करोगे। कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आगे मैं जर्नल एंट्री आपको पास करनी बताऊंगी, तब आपको क्लियर होगा डेबिट और क्रेडिट के फंडे आपका। अब हमारा सेकंड टॉपिक है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो आप मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं, उन्हें ही खाली आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, क्या बोलता है, ओनली ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स जो कैन बी मेजर्ड इन मनी, जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हो, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उन्हें ही आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। देयर आर 2 लिमिटेशंस ऑफ दिस प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल की 2 लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट क्या है,
ट्रांजेक्शन्स इन इवेंट्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो ट्रांजेक्शनल इवेंट्स जो आप मॉनेटरी मेजर नहीं कर सकते, आप उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्स भी क्या है, आपका एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो एम्प्लॉय बोल सकते हो आप इम्पॉर्टेंट है बट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी। अगर आप उनको इम्पॉर्टेंट थिंग को मेजर्ड इन मनी नहीं कर सकते तो आप उसको ट्रांजेक्शन बुक्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। आप इसकी एक जो प्रिंसिपल की लिमिटेशंस भी है। वैल्यू ऑफ मनी इज स्टैटिक, इज नॉट चेंज विद द मार्केट वैल्यू। आपको एक कॉन्सेप्ट भी है जो मैं आगे बताऊंगी। कोई भी ट्रांजैक्शन आपको बुक वैल्यू पे लेके चलनी है, आपको क्या है परचेज प्राइस पे लेके चलनी है, उसको डेप्रिशिएट करके चलनी है, आपको मार्केट वैल्यू नहीं रिकॉर्ड करनी। तो आपको बुक वैल्यू पे लेके चलनी है, बट क्या होता है कि आप कोई मशीनरी खरीदी आपने 10,000 रुपये की, 10,000 का डेप्रिशिएशन करते करते आपकी मशीनरी बची है 5,000 रुपीज़ की, बट ऑन द सेम टाइम हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू 4,000 हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू 6,000 है, तो आप अपनी बुक्स को चेंज नहीं करोगे। तो यही है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का एक लिमिटेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम बुक वैल्यू लेके चलते हैं जबकि मनी की वैल्यू चेंज होती रहती है। थर्ड हमारा प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपको अपनी जो एंटिटी है, जो एंटरप्राइज है, उसकी लाइफ जो है आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करनी है और उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है, उनका बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, P&L अकाउंट प्रिपेयर करना है, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर कर सको। अब आपको कहीं बोला नहीं गया कि आप 1 साल का डेटा बनाओ या 2 साल का बनाओ, 3 साल का बनाओ। ये स्टैंडर्ड है कि सारी कंपनीज फॉलो करती है कि 1 साल का वो फाइनेंशियल ईयर लेके चलती है। मोस्टली कंपनीज 1 अप्रैल से 31 मार्च लेके चलती है और उनका डेटा रिकॉर्ड करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड। लाइफ ऑफ एंटरप्राइज क्या करेंगे, स्मॉलर पीरियड में तोड़ देंगे, बेसिकली 1 ईयर। किस में तोड़ेंगे, 1 ईयर में। अब 1 ईयर का पीरियड क्या है कि सारी कंपनी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करती है और इसी के बेसिस पे हम अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड कर लेंगे और उसका डेटा प्रिपेयर करेंगे। तो ये भी एक प्रिंसिपल है कि आपको 1-1 साल का डेटा एंटरप्राइज की लाइफ को वो करके और आपको ब्रेक करके उसका डेटा प्रिपेयर करना। फॉर डेट अकाउंटिंग पीरियड P&L अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और आप ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को ऐसे मेजर कर सकते हो। फिर है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर आपको नेम से पता चल रहा है कि आपको अपने डेटा ऐसे प्रिपेयर करने जहाँ पे आप सारी चीज़ों का फुल डिस्क्लोजर दे सको, कंप्लीट डिस्क्लोजर दे सकते हो, अंडरस्टैंडेबल डिस्क्लोजर दे सको। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, देयर शुड बी कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द थिंग्स। सारी चीज़ों को आपको कंप्लीट डिस्क्लोजर देना है ताकि सामने वाला पर्सन और इन्वेस्टर्स आपको चीज़ों को समझ पाए, आपकी रिपोर्ट समझ पाए। अंडरस्टैंडेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, अंडरस्टैंडेबल डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा सो डैट इट विल गिव अ कंप्लीट व्यू ऑफ द रिपोर्ट, ताकि क्या है कंप्लीट व्यू ऑफ द रिपोर्ट देगा। तो यही फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है कि आपको सारी चीज़ें कंप्लीटली डिस्क्लोज करनी है। तो इसका बेसिकली पर्पस क्या है, इज़ टू शेयर रेलिवेंट एंड मटीरियल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसका बेसिकली पर्पस क्या है कि आप रेलिवेंट, जो आपकी रेलिवेंट है, मटीरियल है, वही इन्फॉर्मेशन सारी शेयर होनी चाहिए। तो यही हमारा है फुल डिस्क्लोजर। फिर है फ्रेंड्स हमारा प्रिंसिपल नंबर 5, मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी प्रिंसिपल होता है कि जो चीज़ें आपके लिए मटीरियल है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, डिपेंड ऑन द अमाउंट, आप उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड जरूर करोगे। अब मटीरियलिटी की कहीं डेफिनेशन नहीं लिखी हुई कि कितने अमाउंट, कितनी वैल्यू मटीरियल है। दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस और कितना बिजनेस बड़ा है, स्केल ऑफ द बिजनेस। अब ये प्रिंसिपल कहता है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द आइटम विच आर मटीरियल, जो मटीरियल आइटम है, शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उनको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। एन आइटम इज़ मटीरियल और नॉट मटीरियल। अगर आइटम मटीरियल है या नहीं मटीरियल है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड अमाउंट। डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, डिपेंड करता है आपकी बिजनेस की टर्नओवर क्या है, उस बेसिस पे आप इसको रिकॉर्ड करोगे। आइटम्स विच अफेक्ट्स द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर्स शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर कोई ऐसा आइटम है, कोई ऐसा अमाउंट है, कोई ऐसी वैल्यू है जिससे इन्वेस्टर्स के डिसीजन इफेक्ट हो सकते हैं, तो आपको उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग रिपेयर कराई और 2,50,000 उसमें खर्च हो गए, इज मटीरियल फॉर एन एंटरप्राइज हैविंग टर्नओवर ऑफ 10 लाख। अगर किसी एंटरप्राइजेस की, किसी फर्म की टर्नओवर सिर्फ 10 लाख रुपीज़ है, तो 2,50,000 आपको लगता है ना ये मटीरियल है उसके लिए,
बट इट इज़ नॉट मटेरियल फॉर एंटरप्राइज हैविंग टर्नओवर ऑफ 2 लाख। अगर किसी एंटरप्राइज का टर्नओवर सिर्फ 2 लाख है तो उसके लिए हो सकता है वो मटेरियल नहीं हो। तो डिपेंड्स ऑन द टर्नओवर मटेरियलिटी डिसाइड होती है। तो इसलिए मटेरियलिटी की कहीं डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ। प्रिंसिपल नंबर 6 है हमारा प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म होता है कि हम कोई चीज़ कंजर्व करके चलते हैं, बचा बचा के चलते हैं। इसका मतलब क्या है कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉस। ये कहते हैं कि अगर आपको लॉस दूर से भी दिख रहा है ना तो आप उसको आज बुक कर लो, बट नॉट ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। और प्रॉफिट जब तक आपको होगा नहीं तब तक आप बुक नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, कंजर्व अप्रोच लेके चल रहे हो कि लॉस तो आप पहले ही बुक कर लोगे बट आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे जब तक कि आपको एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर आपको लग रहा है कि आपका पैसा डूब जाएगा, डाउटफुल है, तो आप उसका पहले ही प्रोविज़न बना के चलते हो सकता है कि वो आपका पैसा दे दे बट स्टिल आप प्रोविज़न बना के चलते हैं। तो ये आपकी क्या है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है, कंजर्वेटिज्म अप्रोच है। द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इज अ जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी। ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है एक्सपेंस को, लाइबिलिटी को एज सून एज पॉसिबल व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द आउटकम। एक्सपेंस और लाइबिलिटी को तब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जबकि अनसर्टेनिटी होती है कि क्या होगा। बट टू रिकॉग्नाइज एसेट्स एंड रेवेन्यू, और एसेट्स और रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं व्हेन दे आर एश्योर्ड ऑफ बीइंग रिसीव्ड। जब तक आप उसके बारे में श्योर्ड नहीं हो जाते कि आपको मिलेगा ही मिलेगा तब तक आप उसको बुक नहीं करोगे। तो ये आपका क्या है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। आप कंजर्व अप्रोच लेके चलते हो। फिर है फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 7 हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको अपनी बुक्स में कोई भी एसेट्स अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करनी है एट द टाइम ऑफ परचेज पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है, एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज। जब आपने परचेज के टाइम पे जो पैसा पे करा था उस अमाउंट पे आपको रिकॉर्ड करनी है एंड इट सिस्टमेटिकली रिड्यूस बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। और आपको डेप्रिसिएशन लगा लगा के उसकी वैल्यू कम कर देनी है। मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स में चेंज हो सकता है कि आपकी मार्केट वैल्यू चेंज हो। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, 10,000 की आपने मशीनरी खरीदी, डेप्रिसिएशन लगा दिया 4,000, आपकी वैल्यू रहेगी 6,000। मे बी मार्केट वैल्यू उसकी 3,000 ही हो बट आपको क्या है, अपनी बुक वैल्यू लेके चलनी है, बट इट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट बुक वैल्यू। तो ये है फ्रेंड्स हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब मूव ऑन टू नेक्स्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 8 है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको अपने रेवेन्यू से एक्सपेंस भी उस टाइम पे बुक करनी है। रेवेन्यू से रेलिवेंट जो एक्सपेंस है वो भी आपको बुक करनी है। इट इज़ नेसेसरी टू मैच रेवेन्यू ऑफ द पीरियड विद दैट ऑफ द एक्सपेंस। जो आपको क्या करना है, रेवेन्यू से एक्सपेंस मैच करके चलना है। प्रॉफिट एंड बाय द एंटरप्राइज कैन बी मेजर करेक्टली ओनली व्हेन द रेवेन्यू एंड ड्यूरिंग द पीरियड इज मैच विद द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू। अगर आपने रेवेन्यू बुक कर लिया, उस रेवेन्यू से रिलेटेड आपको सारे एक्सपेंसेस भी बुक करने पड़ेंगे ताकि आपको पता चल पाए कि अगर आपने 100 रुपीज़ कमाया तो आपको पता भी चलना चाहिए कि 100 रुपीज़ कमाने के लिए आपने कितने पैसे लगाए हैं। अगर आपने 100 रुपीज़ कमाने के लिए 90 रुपीज़ लगाए तो आपका 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो आपको क्या है, सारे रेलिवेंट खर्चे भी बुक करने पड़ेंगे ताकि क्या है, आपकी जो डेटा है, जो रिपोर्ट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी बनेंगी, बेटर बनेंगी, आप बोल सकते हो अंडरस्टैंडेबल बनेंगी, और आप बोल सकते हो ट्रू और फेयर व्यू देंगी। Profit earned by the enterprise can be measured correctly only when the revenue earned during the period is matched with the expenditure incurred to earn that revenue। तो आपको क्या करना है, रेवेन्यू के साथ एक्सपेंस को मैच करना है। दिस कॉन्सेप्ट शुड बी फॉलोड। ये क्यों फॉलो किया जाता है, टू हैव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स। आपकी स्टेटमेंट्स ट्रू और फेयर व्यू दे पाए। पॉइंट नंबर 9 है हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक आप अकाउंट डेबिट करोगे, एक क्रेडिट करोगे। यही जर्नल एंट्री का बेस रूल है। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप कैपिटल आती हो 1 लाख रुपीज़ की, तो आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करोगे कैश इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड एज इट इज़ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि आपके बिजनेस में पैसा आ गया टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि पैसा जो है वो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। किसकी लाइबिलिटी होती है, बिजनेस की लाइबिलिटी होती है ऑनर्स के टूवर्ड्स। क्योंकि ऑनर क्या है, पैसा लेके आए हैं, तो ये लाइबिलिटी है बिजनेस की ऑनर्स के टूवर्ड्स। तो डुअल एस्पेक्ट ये बोलता है कि हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट।
फिर है हमारा पॉइंट नंबर 10 रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये बोलता है कि आपको रेवेन्यू उस दिन बुक करना है जिस दिन, क्या कहते हैं, जिस दिन आपको ये लगे कि रियलाइज़ हो गया, अर्न हो गया रेवेन्यू, आपको उस दिन बुक करना है। कैश रिसीव करना या पेमेंट रिसीव करना मैटर नहीं करता। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज इन द इनकम स्टेटमेंट इन द पीरियड व्हेन इट्स रियलाइज। जिस दिन आपको पता चल गया रियलाइज हो गया, अर्न हो गया, आप उस दिन बुक कर लोगे। अगर आपको कैश बाद में मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेवेन्यू उस दिन बुक करोगे। मैं भी एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ कि गुड्स सोल्ड हुए 1 अप्रैल 2020 को और पेमेंट आई 1 जून को। अब यहाँ पे क्या, गुड्स तो आपके 1 अप्रैल 2020 को बिक गए, बट पेमेंट आई 2020 को। तो ये प्रिंसिपल आपको क्या कह रहा है, आपको ये नहीं देखना पेमेंट कब आई, जिस दिन आपकी ट्रांजेक्शन हो गई, जिस दिन आपको पता आपको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल को आपको पता चल गया था ना, अगर आपने गुड्स सोल्ड कर दिया तो आपको पैसा आ जाएगा। तो आपको इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रेवेन्यू आपको 1 अप्रैल को ही रिकॉग्नाइज कर लेना है, शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन 1 अप्रैल। ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है कि अगर आपको कहीं से एडवांस मिल जाए 50,000 का अक्टूबर में 2020 में, बट सेल हैपेंड इन दिसंबर, बट आपकी सेल अब दिसंबर में हुई है। एडवांस मिलने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आपकी सेल हो जाएगी। तो आपको अक्टूबर में ये तो नहीं पता था ना कि आपको सेल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी एडवांस थी, आपकी लाइबिलिटी हो गई थी। देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन दिसंबर एट द टाइम ऑफ सेल। तो आपको रेवेन्यू दिसंबर के टाइम पे ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा जब आपकी सेल होगी। तो इसका मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन हैपन जब आपकी सेल हो रही है उस टाइम पे आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। पेमेंट आई या नहीं आई वो मैटर नहीं करता। 11th है हमारा वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपका कहता है कि आपको जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है वो किसी के पर्सनल उससे रिकॉर्ड नहीं करनी है। आपको क्या है, सारी चीज़ें ट्रू और फेयर रिकॉर्ड करनी है। अगर आपके पास उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तभी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए, कैश मेमोज, इनवॉइस, सेल्स बिल। आपको किसी ने बोला कि पेमेंट आ गई, आप उसके बेस पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पेमेंट आपको आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेसिस पे ही आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे। किसी ने बोल दिया आपको सेल हो गई, दिस डज नॉट मीन कि आपकी सेल होगी जब तक आपकी कंपनी ने इनवॉइस नहीं दिया है। तो यही क्या है, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है कि आपको सारी ट्रांजेक्शन तब रिकॉर्ड करनी है जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।